हेलो दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा करंट अफेयर्स कोर्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं अबाउट द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020 एंड ये यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट करंट अफेयर्स है। हमारा टारगेट है 2021 एंड जीएस 1 के करंट अफेयर्स फॉर नवंबर वीक 1 हम डिस्कस कर रहे हैं आज। सो लेट अस हैव अ लुक कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज द हंगर क्राइसिस इन इंडिया। तो हंगर क्राइसिस के ऊपर रिसेंटली न्यूज आई थी, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देन वी विल हैव अ लुक एट टाइफून गॉनी जो रिसेंटली न्यूज में था। गंगा उत्सव 2020 जो रिसेंटली न्यूज में था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोल्ड वेव एंड इवैल्यूएशन ऑफ द नेशनल मॉनसून मिशन, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, हंगर क्राइसिस इन इंडिया। तो रिसेंटली ये जो हंगर क्राइसिस से रिलेटेड न्यूज इंडिया में थी और कुछ रिपोर्ट्स जो आए हैं, उनके बेसिस पे कहा जा सकता है कि इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट हंगर और ये जो है बहुत ही बड़ा इश्यू है, बहुत सालों से है और अभी भी ये चला आ रहा है। तो रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 जो रिसेंटली रिलीज की गई है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन in partnership with other UN organizations painted a worrying picture। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से काफी वरीइंग जो पिक्चर है वो पता चला हमारे इंडिया में हंगर क्राइसिस से रिलेटेड। Real-time monitoring tool estimated that as of April 2020, peak of school closures, 369 million children globally were losing out on school meals, a bulk of whom were in India। ठीक है, तो कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर स्कूल मील्स जो है वो दिया जाता है और इस सब में अराउंड 369 मिलियन चिल्ड्रन जो है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, जो स्कूल्स बंद है उसके वजह से ये स्कूल मील्स जो है वो उनका लॉस हो रहा है एंड इसका बल्क ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो इंडिया में है, इस तरह से कहा गया है। तो क्या इश्यूज है, किस वजह से ये सब हो रहा है? वी ऑब्वियसली नो बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और बाकी इश्यूज के बारे में भी देखते हैं। हम क्या पेंडेमिक को ही ब्लेम कर सकते हैं और इज हंगर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया? तो इस सब पर देखते हैं। तो द रीसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 का जो आया था उसमें इंडिया हैज रैंक्ड 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज एंड इन द कैटेगरी ऑफ सीरियस इंडिया का हंगर प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ऑब्वियसली इंडिया काफी बार टिल नाउ जो है उसका रैंक जो है इंडिया का वो काफी लो रहा है, यानी कि हंगर क्राइसिस जो है बहुत ही सीवियर वे में पहले से चली आ रही थी। अभी भी वही हाल है, 94 रैंक है आउट ऑफ 107 कंट्रीज, बिहाइंड आवर नेबर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब को जो है पूरा पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने हंगर में, यानी कि बहुत ही ज्यादा हंगर है इन कंपैरिजन टू दीज, और जो चिल्ड्रन है, पीपल है, उनकी हालत खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन द पॉपुलेशन एंड वेस्टिंग, स्टंटिंग, मोर्टालिटी इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। ठीक है, तो बिलो 5 इयर्स के जो बच्चे हैं उनमें किस तरह से वेस्टिंग, यानी कि उनकी जो एवरेज जो बॉडी वेट होना चाहिए फॉर देयर स्पेसिफिक हाइट एंड बॉडी, वो नहीं है उनमें, तो इस मेजर को देखती है। देन स्टंटिंग, जो बच्चे बहुत ही नाटे रह गए हैं बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, सो दैट थिंग इज ऑल्सो मेजर्ड। एंड मोर्टालिटी जो है, इन्फेंट मोर्टालिटी या फिर चाइल्ड मोर्टालिटी बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स के जो बच्चे हैं, ये सब होता है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स वी कैन से। वन, अक्यूट पूरा हंगर जो है वो, दूसरा जो है अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन जो होता है उसके वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो मोर्टालिटी वी कैन से हंगर, माल न्यूट्रिशन सबका वजह से है।
और जो स्टंटिंग होता है ये हम कह सकते हैं कि क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, बहुत सालों से अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है, और जो वेस्टिंग होता है यानी कि वेट जो है वो कम है फॉर द हाइट एंड द एज, वो हम कह सकते हैं कि ये अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन के वजह से हो सकता है। यानी कि अंडर न्यूट्रिशन जो कि शॉर्ट टाइम के लिए हुई है लेकिन काफी ज्यादा अंडर न्यूट्रिशन हुई है, जिसके वजह से वेट जो है वो कम रह गया है। हाइट हालांकि बढ़ी है पर वेट कम रह गया। वी आर ऑलरेडी फार आउट इन टर्म्स ऑफ अचीविंग जीरो हंगर गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको क्या असर पड़ रहा है, ऑलरेडी हम लोग जीरो हंगर का जो गोल है उसे अचीव करने में कहीं भी नहीं आगे बढ़ रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अर्जेंट मेजर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम, सिचुएशन विल ओनली वर्सन, और खराब ही हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एंड यूनिसेफ ऑन कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, सो चाइल्ड लेबर के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं इन इंडिया एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, और cautions that unless school services and social security are universally strengthened, there is a risk that some children may not even return to the schools when they reopen. तो अभी क्या हो रहा है, फैमिलीज को लाइवलीहुड इश्यूज हो रहे हैं, और उनका जो भी पहले वो करते थे उन सब से जो इनकम होती थी फैमिली की वो नहीं हो पा रही। तो जो बच्चे पढ़ते थे पहले, दे आर ऑल्सो मूविंग आउट फॉर चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली उनके एजुकेशन पर तो इफेक्ट हो ही रहा है, और ये चीज कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कई बच्चों के लिए परमानेंट हो जाए, बिकॉज दे मे नॉट बी एबल टू रिटर्न टू देयर वर्क, क्योंकि बहुत सारे साल लग जाएंगे वापस से उसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए। एंड जब गैप आ जाता है उसके बाद तो कंटिन्यू करने का मन नहीं करता, तो वो हमारा ही नहीं करता, तो ये बच्चे हैं इनका मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, एंड दे विल नॉट बी इवन बी एबल टू हैव ऑल ऑफ द रिसोर्सेस, ऐसा कहा जा रहा है। मेनी चिल्ड्रन रीच स्कूल ऑन एम्प्टी स्टमक, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो है एम्प्टी स्टमक, सुबह बिना कुछ खाए जाते हैं। स्कूल के मिड डे मील का इंतजार करते रहते हैं वो, जैसे इंडिया में मिड डे मील स्कीम जो है बच्चों को खाना खिलाते हुए उनके एजुकेशन के जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो है ये स्कीम जो है वो फर्दर करने में कोशिश करती है। एंड मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज, तो वल्नरेबल कम्युनिटीज से जो बच्चे हैं उनको ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ऑब्वियसली नंबर वन थिंग हंगर तो है ही, नंबर टू थिंग चाइल्ड लेबर भी बढ़ रहा है, और बच्चे जो एम्प्टी स्टमक के साथ आते थे, मिड डे मील उन्हें मिलता था, उनका एम्प्टी स्टमक एम्प्टी ही रह जा रहा है। और ये भी देखा गया है कि लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस विद रेस्पेक्ट टू मिड डे मील स्कीम was to be compensated by providing usual hot cooked midday meal or an equivalent food security allowance और ड्राई राशन। ये कहा गया था कि लॉकडाउन के वजह से बच्चे तो मिड डे मील के लिए नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये मिड डे मील जो है सबके घरों में सप्लाई की जाएगी जहां पर बच्चे हैं। और ऐसे अगर मिड डे मील हॉट मील्स नहीं सप्लाई किया जा रहा है तो उसके अलाउंस हॉट मील नहीं, ड्राई राशन दिया जाएगा, जैसे कि राइस दे दिया जाएगा, दाल दे दिया जाएगा, व्हाटएवर, उससे वो लोग अपना खाना बना लें। तो इस तरह से किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। बट एज पर एफसीआई के रिपोर्ट के हिसाब से, ग्रेन बुलेटिन के हिसाब से, ऑफ टेक ऑफ ग्रेन्स अंडर MDMS from FCI during April and May 2020 was 22% lower than April May 2019. So 2019 से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कई स्टेट्स ने जो है 22% लो ग्रेन्स उन्होंने लिया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई 2019 और 20 का अगर कंपेयर करें। ऑब्वियसली लॉकडाउन एक रीजन रहा है, ऑल्सो जो स्टेट्स हैं वो ऐसे उनके रिसोर्सेस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वे ऑफ टेक जो है ग्रेन्स ले सके ताकि बच्चों को दिया जा सके। ये ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी हो सकता है। तो इन सारे चीजों की वजह से नुकसान किसका हो रहा है, बच्चों का जो मिड डे मील लेते थे। तो देखा हमने कि कैसे हंगर एक इश्यू था, देन वी हैव सीन कि किस तरह से
इसके वजह से चाइल्ड लेबर एक इश्यू आ रहा था और ऑफटेक ऑफ ग्रेन्स भी नहीं हो रहा है सही से। द अदर वरीइंग एंगल इज द फैक्ट दैट देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ चाइल्ड एंगेजिंग इन लेबर, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, हंगर क्राइसिस इंडिया में आ रही है जिसके बारे में रिसेंटली जो है चर्चा की गई थी। तो करना क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन ऑल ऑफ दिस? लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल फीडिंग इज सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट्स सच एज बसंत कुमार कर। तो इन्होंने कहा है, ये एक एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कहा है कि लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन्वॉल्वमेंट, जो लोकल फार्मर हैं उन्हीं से चीजें लेकर उन लोकल बच्चों को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जैसा उन्हें दे दिया जाए, सिंपल सा। ठीक है, ऑब्वियसली सुनने में काफी सिंपल है पर काफी इश्यूज होंगे, बट यस दैट कैन बी अ वे फॉरवर्ड, ऐसा कहा जा रहा है। ये नहीं कि पूरा एफसीआई से ले आए और तब दिया जाए, इस तरह से फिलहाल के लिए नहीं करते हुए लोकल फार्मर्स को एज अ कॉन्ट्रैक्ट टाइप का देके ये चीज जो है करवाया जा सकता है। देयर आर ऑल्सो न्यू इनिशिएटिव सच एज स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन अंडर MDMS टू प्रोवाइड फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर मिड डे मील्स। तो स्कूल में जो है न्यूट्रिशन गार्डन्स बनाने का भी जो है प्रोविजन है, एंड ये थॉट्स की वजह से ये स्कूल का गार्डन यूज किया जा सकता है, विच कैन बी यूज टू फीड दिस पीपल, ऐसा कहा जा रहा है। लोकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में भी added to the MDMS, also providing an income to local farmers। ठीक है, जैसा मैंने कहा लोकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गया, राइस हो गया, जो भी देना है वो सब चीजें जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं एज पार्ट ऑफ MDMS स्कीम, और ये सारे जो इश्यूज है उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट वाज अबाउट द MDMS स्कीम और किस तरह से हंगर क्राइसिस इंडिया को हिट कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा कैसे रिपोर्ट्स ये बारे में बता रहे हैं और व्हाट आर द इश्यूज जो फेस किया जा रहा है एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड इन ऑल ऑफ दिस, राइट। सो सेकंड थिंग इज टाइफून गूनी, जिसके बारे में जो है रिसेंटली न्यूज में आया था। फिलीपींस को टाइफून ने हिट किया है एंड इट इज नोन टू बी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून इन 2020, राइट। 2020 का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून कहा गया इसे। गूनी, known as Rolly in Philippines, is the most powerful storm to hit the country since Typhoon Haiyan killed more than 6,000 people in 2013। 2013 के बाद ये मोस्ट पावरफुल टाइफून कहा जा रहा है, और ये रीजनली स्पेसिफिक नेम जो है फॉर अ स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन गूनी कहा जाता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज टाइफून्स इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जो है इन्हें टाइफून्स कहा जाता है, और हमारे जो इंडिया के एरिया में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, या फिर सिंपली साइक्लोन कहा जाता है। तो वहां पर वो कहा जाता है टाइफून्स, एंड इफ यू मूव टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया वहां पर उन्हें विली विली कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हरिकेन्स कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, विली विली कहा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग नेम्स है। व्हाट इज अ टाइफून? टाइफून इज नथिंग बट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे साइक्लोन ही कहा जाता है इंडियन ओशन रीजन में, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में विली विली, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसे हरिकेन कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? इट इज अ generic term used by meteorologists to describe a rotating organized system of clouds and thunderstorms that originates over tropical or subtropical waters and has closed level circulation। ठीक है, तो ये किस तरह का है? रोटेटिंग विंड्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, एंड इनका ओरिजिनेशन मोस्टली इन द सी होता है एज फार एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कंसर्न, जिनके वजह से पूरा का पूरा जो है विंड सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होता है, एंड क्लाउड सब कुछ खिंच जाते हैं, रेन एंड पूरा डिवास्टेशन होता है। तो दीज आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड these tropical cyclones rotate counterclockwise in the northern hemisphere। northern hemisphere में tropical cyclones counterclockwise rotate होते हैं and are measured by Saffir-Simpson hurricane wind scale। टाइफून्स नेम कैसे किए जाते हैं? रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर टोक्यो जो है इन्हें नेम करता है। वहां पर टाइफून्स की बात कर रहे हैं, टोटल ऑल द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, टाइफून्स की बात कर रहे हैं। तो टाइफून जो है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के एरिया में है, तो वहां का रीजनल जो सेंटर है वो टोक्यो में है। टोक्यो सेंटर असाइंस अ ट्रॉपिकल नेम
a name from the 5 lists. तो the 5 lists जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, उसमें से एक नाम जो है दे दिया जाता है. तो गूनी is contributed by साउथ कोरिया. साउथ कोरिया ने कंट्रीब्यूट किया है गूनी जो नाम है. ओके, सो वी हैव सीन व्हाट गूनी इज और टाइफून के बारे में हमने पढ़ा एंड हाउ दे आर नेम्ड एंड मेजर्ड. Then the next thing is गंगा उत्सव 2020 जो recently न्यूज में था. तो गंगा उत्सव 2020 it celebrates the glory of national river Ganga was recently celebrated. तो river गंगा इट ओरिजिनेट्स, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है इन द हिमालयाज एज द भगीरथी रिवर. वहां से भगीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर जो है बनाते हैं हमारा गंगा इनिशियली, एंड देन दे आर जॉइंड लेटर ऑन बाय यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा एंड ऑल ऑफ दोस रिवर्स, राइट. सो ये हमने देखा कि इट ओरिजिनेट्स इन द गंगोत्री ग्लेशियर. भगीरथी रिवर के नाम से ओरिजिनेट होता है. सबसे पहले अलकनंदा मिलता है, देन यमुना, सोन, गोमती, कोसी एंड घाघरा. तो ये रिवर्स के नेम्स जो है याद करना जरूरी है एज फार एज आर ज्योग्राफी पोर्शन इज कंसर्न्ड. तो यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं उनमें से काफी इंपॉर्टेंट है गैंजेस रिवर डॉल्फिन, जो कि एंडेंजर्ड है, दैट स्पेसिफिकली हैबिटेट दिस रिवर. इस रिवर में वो मिलता है गंगा में, एज वी नो, जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है. गंगा वाइडन्स आउट इन द गैंजेस डेल्टा. तो डेल्टा पर जाने पर इट वाइडन्स आउट एंड जो है सुंदरबंस स्वैम्प ऑफ बांग्लादेश, वहां पर जो है ये गंगा वाइडन आउट हो जाता है बिफोर इट एंड्स इट्स जर्नी व्हाइल एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. देन गंगा उत्सव क्या है? ये सारे एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन. व्हाट इज द नीड टू कंजर्व? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन और लोगों का पोल्यूशन ये सब उसमें डंप कर दिया जाता है, तो कंजर्व करने की जरूरत है. किस तरह से कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है? पहला तो जो सोर्सेस हैं जहां से डंपिंग हो रही है उन्हें मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि उन्हें अल्टरनेटिव सोर्सेस में जो कचरा वो डाल रहे हैं करना चाहिए. दूसरा, जो पानी है उसे ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा क्लीन करने की कोशिश की जा रही है. ऑल्सो ये सब में अवेयरनेस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कई एफर्ट्स किए गए. वन ऑफ देम इज द गंगा उत्सव. इनिशिएटिव किसका है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का इनिशिएटिव है. 3-day फेस्टिवल है, प्रमोट्स स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड इंश्योर्स पब्लिक पार्टिसिपेशन. It celebrates mystical cultural river Ganga through storytelling, folklores, dialogues with eminent personalities, quizzes, displaying traditional art forms, dance and music performance by renowned artists, photo galleries, exhibitions and much more. ठीक है, तो ये सारी चीजों से गंगा का इम्पोर्टेंस क्या है? Where does it fall? It falls in the part of awareness being created so as to conserve Ganga, right? So वो इम्पोर्टेंस क्रिएट करने की कोशिश. एक्चुअल जो काम किया जाता है थ्रू द गंगा रिवर नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर 2009 में ये लाया गया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत, and it carries out all of the functions of cleaning Ganga, conserving Ganga and creating awareness. Also we have the Clean Ganga Fund 2014 में से लाया गया था. वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ रिवर, उसके लिए क्लीन गंगा फंड लाया गया था ताकि जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है उनको बनाया जा सके. देन गंगा एक्शन प्लान, इट वाज द फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान which was taken up by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था to improve the water quality by the interception, diversion and treatment of domestic sewage. Okay, तो एक पार्ट जो गंदगी जो जा रही है उसमें वो डोमेस्टिक सीवेज भी है, राइट. एक साइड हम कहते हैं कि काफी पवित्र नदी हम मानते हैं एंड देन डोमेस्टिक सीवेज भी जाता है उसमें, तो that shows the hypocrisy. But anyway, so that is the way it works here and that needs to be changed obviously, and we are moving constantly in that direction. गंगा एक्शन प्लान के थ्रू जो डोमेस्टिक सीवेज है उसे जो है ट्रीट करने की कोशिश की जाती है. तो इस तरह से
What are these initiatives that we have seen? गंगा उत्सव जो है अवेयरनेस क्रिएशन के लिए है, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी फॉर द कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत लाया गया था, क्लीन गंगा फंड के तहत जो है ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए, और गंगा एक्शन प्लान के तहत जैसा मैंने कहा फर्स्ट स्टेप जो कि डोमेस्टिक सीवेज और वेस्टेज को उसमें जाने से रोकने के लिए. So that is all about the Ganga Utsav 2020. Then the other thing in the news was the cold wave which has been hitting North India recently, especially Delhi से related ये news है. As per Indian मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कोल्ड वेव कंडीशंस जो है कहा जा सकता है कि हिट कर रहे हैं. और ये चीज कोल्ड वेव, व्हेन कैन वी से कि कोल्ड वेव एक एरिया में है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, तो रैपिड फॉल इन टेम्परेचर 24 आवर्स में अगर रैपिड फॉल इन टेम्परेचर देखा जाता है किस लेवल पर, एट ए लेवल रिक्वायरिंग सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड सोशल एक्टिविटीज. तो जनरल एक्टिविटीज जो हमारे हैं उन सबको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, यानी कि उन सब में डिसरप्शन होने लगता है. एंड ऑन ये तो क्वालिटेटिव टर्म्स हो गया जिसको हम कोल्ड वेव कह सकते हैं. क्वांटिटेटिव टर्म्स अगर हम देखें तो कोल्ड वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फॉर 2 consecutive days और बिलो 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम अगर 2 डेज में टेम्परेचर हो जाता है, देन दैट कैन बी नोन एज अ कोल्ड वेव. ओके, फॉर द नॉर्मल इंटीरियर एरियाज के लिए. फॉर द कोस्टल स्टेशंस क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस तक तो जाता नहीं है टेम्परेचर, उतना कम कभी होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि कोस्टल एरियाज में जो समुंदर है दैट equalizes the temperature in those regions, so वहां तक नहीं जाता. However, local people feel discomfort due to the wind chill factor. तो chilling winds जो है वो आते हैं through the sea, आते हैं through from North India towards the coastal areas आते हैं, तो उससे wind chill factor से जो है टेम्परेचर गिरने जैसा लगता है और ठंड लगती है even in the coastal areas. तो coastal areas में ये wind chill factor क्या है, cooling effect of the wind on the temperature of the air कहा जाता है. तो इंडिया का कोर कोल्ड वेव जोन कौन सा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तेलंगाना. सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉर्थ इंडिया जो है ये इसमें आ जाता है. तो ऑल ऑफ दैट कहा जा रहा है कि कोल्ड वेव कंडीशंस वहां पर हिट कर सकते हैं. देन द पॉसिबल रीजंस क्या है, नंबर 1 इज स्नोफॉल इन द अपर हिमालयस, राइट, वहां से कोल्ड विंड्स आते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस. प्रिवेलिंग वीक लानीना कंडीशंस, तो जब भी लानीना होता है देन काफी कोल्ड कंडीशंस हो जाते हैं इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर. सो लानीना क्या है, इज द एब्नॉर्मल कूलर सी सरफेस टेम्परेचर रिपोर्टेड अलोंग द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन वहां पर जो है बहुत ही कूलर जो कंडीशंस होंगे वहां पर, तो दैट इज नोन एज लानीना, और ये जो है कोल्ड वेव्स के लिए फेवरेबल है in India. So during La Nina years, severity of cold conditions becomes intense. Frequency and area covered under the grip of a cold wave becomes larger. ठीक है, ला नीना के समय कोल्ड वेव ज्यादा हिट करता है, और वीक ऐसे कंडीशंस हैं ला नीना के पैसिफिक में. देन एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर, क्लाउड कवर जो है वो एब्सेंट है इस तरह से कहा जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कोल्ड वेव है वो भी हिट कर रहा है. एंड सबसिडेंस ऑफ कोल्ड एयर, यानी कि कोल्ड एयर जो है वो नीचे नीचे आ रही है, राइट. सो सबसिडेंस मीन्स टू मूव डाउनवर्ड्स, एंड इस तरह से इन रीजंस के वजह से हो सकता है कि कोल्ड वेव कंडीशंस देखे जा रहे हैं इन द नॉर्थ इंडियन रीजन. देन वी हैव द नेशनल मॉनसून मिशन जो रिसेंटली न्यूज में था. तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसने इवैल्यूएट किया है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ नेशनल मॉनसून मिशन. ठीक है, कौन से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ द नेशनल मॉनसून मिशन वो हम देखेंगे, एंड व्हाट इज
this national monsoon mission we will have a look at. Study and findings, क्या है study इसकी? It spanned 173 rain-fed districts. So monsoon के वजह से whichever areas 173 areas which are rain-fed उन 16 states में उन्हें study किया गया था और वे जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, रेनफेड एरियाज, कवरेज ऑफ मेजर क्रॉप्स, इंसिडेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन द कंट्री वे रिप्रेजेंट करते हैं. It was conducted on the behalf of Ministry of Earth Sciences, right? So as to find out what is the positive or negative effect of National Monsoon Mission. Annual economic benefits to agricultural households, farmers, livestock owners जो है कैलकुलेट किया गया था अराउंड 13,331 करोड़ रुपीस जो है एनुअली ये बेनिफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव, ऐसा कहा गया है. बेनिफिट्स आर फ्रॉम, क्या है नेशनल मॉनसून मिशन का एक्यूरेट वेदर फॉरकास्टिंग एक कंपोनेंट है उसका आईएमडी से. अदर एजेंसीज जो है उनसे भी एक्यूरेट वेदर फॉरकास्टिंग के वजह से जो है बेनिफिट्स हो रहे हैं. ऑल्सो एग्रोमेटियोरोलॉजिकल सर्विसेज फॉर फार्मर्स के लिए एग्रोमेटियोरोलॉजिकल सर्विसेज, एग्रीकल्चर और जो वेदर है उससे रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय द आईएमडी. एवरीडे ओशन स्टेट फॉरकास्ट एंड वार्निंग्स, ठीक है. डेली ओशन स्टेट, ओशन का किस तरह का जो है ओशन का स्टेट है उसका कैसा वेदर है, एंड वार्निंग्स जो दिए जा रहे हैं वो फिशरमैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड ये गोइंग आउट टू द सी बाय द इनकॉइस जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, ठीक है. तो इसके द्वारा जो न्यूज दी जा रही है, ओशन फोरकास्ट दिया जा रहा है, वार्निंग दिए जा रहे हैं, दैट हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो है नेशनल मॉनसून मिशन का एक वन ऑफ द कंपोनेंट है. पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. कौन से एरिया में फिशिंग करने से आपको फिश मिलेगा उससे एडवाइस जो दी जा रही है फिशरमैन के लिए, दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट. So what is this National Monsoon Mission all about? So this mission, it was launched by the Ministry of Earth Sciences in 2012. इसका aim क्या है? To improve the forecasting skills by setting up state of the art. मिशन का एम है टू सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, और द प्रेडिक्शन सिस्टम्स फॉर मॉनसून रेनफॉल, डिफरेंट टाइम स्केल्स, और बिल्ड्स अ वर्किंग पार्टनरशिप बिटवीन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल. तो पार्टनरशिप है बिटवीन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ऑगमेंट करता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग. तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC का यूज करते हुए जो है इट has helped the country in achieving a shift in weather and climate modeling. तो अगर हम देखें तो it all involves technological development which has aided in better weather forecasting, right? So इस तरह से नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में हमने देखा, how it has helped farmers and fishermen, what this mission is all about, कौन सी मिनिस्ट्री का है, सब हमने देखा. So that was related to this week GS1 के क्वेश्चन. प्रीवियस वीक में जो क्वेश्चंस हमने देखे थे उनके आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन है ये, which among the following statement is or are correct with respect to natural disasters? India has the capability to detect large undersea earthquakes in real time and provide a tsunami warnings in 10 to 20 minutes before the earthquake occurrence. Okay. So is this before the earthquake occurring? Before earthquake हो उससे पहले क्या हमको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है? वो that thing is wrong. We cannot find out before earthquake occurs, right? So this statement is wrong. Indian National Center for Ocean Information Services is a statutory body. This is a autonomous body, not a statutory body. कोई law नहीं बनाया गया है. R&D and other services provide करता है. So this is also wrong. Not this. The answer should be D. Neither one nor two, right? Before earthquake occurrence we cannot find out, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है. After the earthquake has occurred, real time में जो है उसका पता लगाया जा सकता है. तो लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज, मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड ये है. सो आंसर इज ए. चतार फेस्टिवल रिसेंटली हमने देखा, कौन से इंडियन स्टेट से रिलेटेड है? ओडिशा. Which among the following statement is incorrect with respect to Indus Valley civilization? They were involved. वो थोड़ा सा change कर लीजिएगा question, it should be incorrect, then we can answer properly. So they were involved in the trade of certain objects. Yes.
ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन लोथल, नो, ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदाड़ो में था। दे कंज्यूम्ड रॉ मिल्क विदाउट बॉइलिंग, नो, रिसेंट सोर्सेस के हिसाब से दे वर बॉइलिंग द मिल्क एंड दे वर यूजिंग इट। सो ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं, एंड सो इनकरेक्ट पूछा गया है, दीज टू आर इनकरेक्ट, सो बी 2 and 3 should be the right answer here. Global health in hunger index 2020 रिसेंटली जो रिलीज किया गया, यूनिसेफ, WEF, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ द अबव किसने किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ हंगर नाम के जो है उन्होंने वो रिलीज करते हैं along with other institutes, so none of the above is the correct answer. तो मेंस क्वेश्चंस देखते हैं। Describe rich cultural heritage of India in the form of paintings. So very straightforward question है। पेंटिंग्स के बारे में लिखिए, इंडिया में किस तरह से पेंटिंग्स थी सिंस द एंशिएंट टाइम्स, जो रॉक पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स है, मुराल पेंटिंग्स है, मिनिएचर पेंटिंग, मिडीवल, मॉडर्न पेंटिंग्स हो गए, एंशिएंट पेंटिंग्स, अजंता, सबका जो है आप एक सीक्वेंस में जो है डिस्क्राइब करते जाइए, क्योंकि पूरा कल्चरल हेरिटेज पूछा गया है। क्रोनोलॉजिकल एंड द वेरिएशंस जो है टाइप्स है वो सब आप लिख सकते हैं। देन फाइनली यू कुड कंक्लूड विथ फोक पेंटिंग्स एंड दिस आर्ट नीड्स कंजर्वेशन, इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते थे। Describe the rich cultural heritage of India in the form of festivals. So various kinds of festivals जो मनाए जाते हैं, उनके importance क्या है वो आप बता सकते हैं। Religious festivals होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के festivals होते हैं, folk festivals कह सकते हैं हम उन्हें, like नाबा कलेबार फेस्टिवल, रिलीजियस सागा दावा, लुसोंग फेस्टिवल, ये सारे जो है नॉर्थ ईस्ट के या फिर फोक फेस्टिवल्स कहा जा सकता है इन्हें। वे फॉरवर्ड में इनकी कंजर्वेशन जो है वो जरूरी है, क्योंकि दीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और कल्चरल हेरिटेज जो है वो आउटसाइडर्स के इंटरफियरेंस से जो है इश्यूज आ सकते हैं उसमें, और इन सब में सैक्रिफाइसेस जो एनिमल्स के होते हैं उन्हें अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा आप लिख सकते थे। तो अर्बन प्लानिंग ऑफ आईवीसी के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आईवीसी के बारे में लिखिए, उसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में लिखिए, साइट्स थोड़े मेंशन कर दीजिए। देन यू कुड गो फॉर अर्बन प्लानिंग, सिटाडेल, लोअर टाउन से स्टार्ट करते हुए ग्रेट बाथ, ड्रेनेज, ग्रैनरीज, देन लोथल पोर्ट, ये सारे यूनिक जो फीचर्स है वो सब आप लिख के हाईलाइट कर सकते थे कितना अच्छा से ये है। और नीड टू प्रिजर्व ऑल ऑफ दैट, एंड डेयरी प्रोडक्शन जो रिसेंट हुआ है, डिस्कवरी हुई है, उससे रिलेटेड आप लिख सकते थे। Then describe the conditions of hunger and malnutrition in India. तो क्या पूछ रहा है? हंगर malnutrition के कंडीशन बतानी है पहले आपको। Mention the efforts made by the government. Then efforts बताने हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप कंडीशन बता देते हैं हंगर माल न्यूट्रिशन का, और NFHS डेटा, GHI ये सब कोट करते हुए। पैरामीटर्स ऑफ हंगर क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब आप मेंशन कर सकते थे, जिनके बेसिस पे हमने ये कहा कि इंडिया में ये प्रिवेल कर रहा है, और ये जो है इसके वजह से किस तरह की माल न्यूट्रिशन हो रही है, क्या हंगर है, वो सब आप लिख सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे इश्यूज है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ICDS, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत लक्ष्य, ये सारे जो है स्टेप्स लिए गए हैं, और इनके तहत ये देखा गया है कि फ्यू थिंग्स लाइक जो मदर है उनकी भी मैटरनल हेल्थ को भी देखना है, और जब वे बर्थ देती हैं जो रूम है उनका वो भी सही होना चाहिए, एंड व्हेन इनका जो है सैनिटेशन से भी रिलेशन है, एंड उनकी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से ये पूरा रिलेशन है। तो उससे रिलेटेड जो है 4 इनिशिएटिव्स हमने लिख दिया। नीड टू फोकस ऑन हेल्दी mothers is the requirement, हमने ये देखा था in the previous sessions. Then describe the measures to be taken to prevent damage due to tsunamis in India. We obviously cannot prevent tsunamis, we can only prevent the damage due to tsunamis. कैसे कर सकते हैं? Describe tsunami क्यों होता है, only then we will understand ना कैसे prevent करेंगे। तो impacts क्या है वो लिखना है, क्या डैमेज होता है। Describe the reasons for difficulty to prevent damage क्या है। Earthquake prior हम नहीं ला सकते, community जो है वो aware नहीं है, warning दे दी फिर भी they are not aware and they are not moving। स्टेप्स टेकन क्या है, NDMA गाइडलाइंस आप कोट कर सकते हैं। सैटेलाइट डेटा यूज की जा सकती है। इनकॉइस जो रिसेंटली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया गया है वो अवेयरनेस कैंपेन्स, एंड और क्या चाहिए, नीड टू क्रिएट मोर अवेयरनेस, नीड टू क्रिएट मोर सुनामी रेडी कोस्टल स्ट्रेचेस,
यानी कि इक्विपमेंट बढ़ाना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, ये सब चीजें आप लिख सकते थे एज पार्ट ऑफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपके आज के इस सेशन के क्वेश्चंस ये रहे। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिसेंटली सीन इन द न्यूज, किसने रिलीज किया है? यूनेस्को, WFP, FAO, UNDP। जो भी आपको सही लगता है वो आप मार्क करिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू is correct. Question है, National River Ganga Basin Authority is a statutory body formed as part of the Water Act. The first river action plan which was taken up by the Ministry of MOEFCC in 1985 was गंगा एक्शन प्लान। जो भी सही लगता है, 1 only, 2 only, 1 and 2 neither 1 nor 2, प्लीज मार्क करिए। देन वी हैव which among the following statement is correct with respect to National Monsoon Mission? It builds a working partnership between academic and research development organizations at the national level only. It was launched by the Ministry of Earth Sciences in 2012। जो भी आपको सही लगता है, 1 only, 2 only, 1 and 2 neither 1 nor 2, वो मार्क करिए। Then we have the next question, which among the following statement is or are incorrect with respect to cold wave conditions in India? It is a rapid fall in temperature within 24 hours to a level requiring substantially increased protection to agriculture, industry, commerce and social activities. Interior areas के लिए cold wave is declared when the minimum temperature is 4.5 degrees Celsius. Okay, तो minimum temperature 4.5 या उससे नीचे जाता है, only then we declare cold wave। तो whichever you think is correct वो आप मार्क करिए। और अगेन विच ऑफ दीज इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पूछा गया। दीज आर मेजर्ड बाय द साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। द रीजनल स्पेशलाइज्ड meteorological center Tokyo Typhoon Center assigns a tropical cyclone name on its own। so यहाँ पर name आना चाहिए, the name on its own to the tropical cyclones। all tropical cyclones के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप सोचिए क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से आंसर करिए। then describe मेंस क्वेश्चन है, describe the challenges faced by the government to retain access to nutrition during recent times in India, suggest some measures to deal with it। ठीक है, न्यूट्रिशन को एक्सेस से रिलेटेड जो भी आपको सही लगता है लिखिए इसका आंसर, एंड देन वी विल सी द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। डिस्क्राइब चैलेंजेस एंटेल्ड विद कंजर्वेशन ऑफ सेरेनिटी ऑफ रिवर गंगा। आल्सो डिस्क्राइब द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। रिवर गंगा के कंजर्वेशन से रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए। डिस्क्राइब द कोल्ड वेव कंडीशंस इन इंडिया। आल्सो सजेस्ट रीजंस एंड मेजर्स। ठीक है, कोल्ड वेव कंडीशन डिस्क्राइब करना है, रीजंस एंड मेजर्स लिखने हैं। Describe how well the National Monsoon Mission has helped farmers and fishermen। so National Monsoon Mission के बारे में लिखना है, उसकी valuation के बारे में लिखना है। तो this was related to today's session। Thank you, all the best। I hope you have liked the session। For any other queries you can contact on these numbers or contact in person on Purvanchal IAS, Gorakhpur, Uttar Pradesh।